मेनली बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अटेस्टेशन क्या होता है। अटेस्टेशन, अच्छा याद रखिएगा, अंडर द एनी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टीज लॉज, property can be transferred where instrument is not required. Any transfer is not required by law to be attested or by attestation or by any instrument. Then such property may be transferred without the documentation, without an instrument, where the law does not require. The transfer may be by oral also. orally भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जहां पर लॉ रिक्वायर करता है कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टीज मस्ट बी बाय द डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ट्रांसफर दो तरीके से किया जाता है, इधर बाय ओरली और बाय डॉक्यूमेंटेशन और बाय एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, देयर मस्ट बी आल्सो एन अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए, वेयर एनी किससे, चलिए वैभवी से हम एक सवाल करते हैं। ये कहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कुछ एवज में आपको कुछ दिया जाए, क्योंकि आपके पढ़ाने के बाद हम जज बने हैं। और सपोज इनके पास एक पीस ऑफ लैंड है, 50 गज का एक प्लॉट है, वो चाहते हैं कि ये हमारे नाम कर दे। अभी कहती है सर ये 50 गज का प्लॉट जो हमारा है, हमारे अब्बा ने हमारे नाम किया हुआ है, हम आपको देना चाहते हैं। अरे आपका आज से हो गया, ये सुनो। हो जाएगा सर ओरली। वैभवी, प्लॉट तुम्हारा है, जी सर। हो जाएगा। सर ओरली हो सकता है ना? रजीन, जी सर, हो जाएगा। एनीवन, सना, नो सर। नहीं होगा सर, नहीं होगा क्योंकि सर। होगा सर। वो कराना पड़ेगा नहीं ना, होगा, अटैच नहीं कराना। होगा, नहीं होगा। शिवानी, समझ रहे हैं आप? हमने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये हमें कहें कि सर अगर हम जज बने, हम आपको जो है, हम आपको कुछ पैसा देंगे, आई विल गिव यू द 500 रुपीज इफ हेल्प बिकम द जज। हो सकता है ये ट्रांसफर कंडीशन पे बेस्ड है, जज बन गई तो 500 रुपये दे देंगे, नहीं देंगे तो हम एज एन एक्शनेबल क्लेम इनसे ले लेंगे। लेकिन the transfer of the property by the way of the gift or by mortgage, there must be also an attestation। इमूवेबल प्रॉपर्टी है भाई, हमने पीस ऑफ लैंड कहा है। पीस ऑफ लैंड के मामले में देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलिए तो जरा कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद क्या है भाई? नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? नॉन टेस्टामेंट्री। क्यों नॉन टेस्टामेंट्री? टेस्टामेंट्री क्यों नहीं दिया यहाँ? व्हाई नॉट टेस्टामेंट्री इज हियर? सर क्योंकि सर क्योंकि उसमें इंटर वाइवस लिविंग ट्रांसफर पर्सन को नहीं रहते डील ना, करता है। सर लिविंग पर्सन नहीं रहते हैं इसलिए। ये तो लड़ लिए आप लोग। फरत, व्हाई इट इज? सर क्योंकि टीपीए जो है वो इंटर वाइवस ट्रांसफर को रिकॉग्नाइज करता है।
इंटर वाइवस ट्रांसफर होना चाहिए। एक और बात बताओ तो अच्छा लगेगा, दूसरा पॉइंट इसी में। क्योंकि ये बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ होता है, और बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ को टीपीए रिकॉग्नाइज नहीं करता, मना करता है। इज इट क्लियर? इसीलिए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बहुत मैं गलत किया था। जुडिशरी में पूछा गया था, दोनों आए थे, मैंने दोनों लगाए थे। मैं अपनी बात को कन्फ्यूज कर लेता हूँ। अटेस्टेशन, अटेस्टेशन क्या होता है देखिए, समझिएगा। व्हाट इज अटेस्टेशन? इफ somebody professes to transfer a property to the other, अगर कोई पर्सन किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर में दूसरे पर्सन को ये रिक्वायर होती है कि देयर मस्ट बी सम ऑथेंटिसिटी। वैभवी ने ओरली कहा सर आज से ये प्लॉट आपका नहीं, हमारा कैसे हो गया? ऑथेंटिसिटी क्या होगी? व्हेन शी हैज मेड अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ मी। यस नो? जिस दिन ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मेरे फेवर में बना देंगे उस दिन ये ऑथेंटिसिटी होगी, और कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी जब होगी जब ये ट्रांसफर जो है बाय एन इंस्ट्रूमेंट जो है रजिस्टर्ड होगा। हमारे फेवर में ये जो है कहेंगे कि आई प्रोफेस टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ द गिफ्ट दिस पीस ऑफ लैंड टू अली नासिर जाफरी सन ऑफ फलाने फलाने, ये तब होगा। यस नो? अब वैभवी ने हमारे फेवर में बनाया गिफ्ट। अब गिफ्ट ऐसे ही नहीं बन जाता। गिफ्ट के लिए दो विटनेस चाहिए होते, कॉम्पिटेंट विटनेस। कैसे चाहिए होते हैं? कॉम्पिटेंट विटनेस हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट बार्ड बाय एनी लॉ। अब ये जो है विटनेस आए, हमने कहा अच्छा ये बात जो आप कह रही हो ये सना के और फरद के सामने लिखो, और सना इन्होंने इंस्ट्रूमेंट हमारे फेवर में बनाया। इस बात का जो है सना और वेब, सना और फरतनाज जो है दोनों इसके लिए लिखेंगे कि यस इन फ्रंट ऑफ अस शी हैज मेड एन इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अली नासिर जाफरी। इसी को कहते हैं अटेस्टेशन। ये जो अटेस्टेशन करेंगी ये सिर्फ अटेस्टेशन करेंगे, किस चीज का अटेस्टेशन? अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, नॉट द कंटेंट। कंटेंट का अटेस्टेशन नहीं होगा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। उसमें क्या लिखा है, कितनी लैंड है, क्या है, कौन सा वाली है, वहां वाली है कि इधर वाली है, उधर वाला प्लॉट है कि सामने वाला प्लॉट है, नहीं। इन्होंने कहा कि यस ट्रांसफरर ने हमारे सामने साइन किया है, उस चीज को ये प्रूव करे, उस चीज का अटेस्टेशन करे, यस हमारे सामने हुआ है। तो जरा अटेस्टेड पढ़ दीजिए तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have meant attested by two or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark, or of the signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary. समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? डिड यू गेट द पॉइंट? ये अटेस्टेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो अटेस्टेड पर्सन है उस अटेस्टेड पर्सन ने जो है क्या देखा हो,
कंटेंट क्या लिखा है, सिर्फ उन्होंने ये मार्क किया है कि यस द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। एक्सक्यूटेंट कहा गया इसलिए, एग्जीक्यूटेड इन फेवर इन आर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस में हुआ है, हम साइन करते हैं इस बात को। क्लियर है बात? यस नो? बताइए बात, आगे Yes, बढ़े। sir. चलिए, अटेस्टेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किस काइंड के अटेस्टेशन में जो है 2 विटनेसेस चाहिए? किस डॉक्यूमेंट में, किस ट्रांसफर्स में टू विटनेसेस आर रिक्वायर्ड प्रायर टू द मेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट? सेल डीड में सर। अरे चाचा, सेल डीड में नहीं चाहिए, सर विल में गिफ्ट में और विल में बिल में भी चाहिए सर, बिल। गिफ्ट और मॉर्गेज लिख लीजिए। गिफ्ट और मॉर्गेज में, खाली गिफ्ट और मॉर्गेज में 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप कुछ ना समझिएगा। सिर्फ 2 तरीके के ट्रांसफर्स में द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द 2 विटनेसेस। क्या क्या है वो 2? गिफ्ट और मॉर्गेज। मॉर्गेज। इसके अलावा दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, अटेस्टेशन के बाद एक्शनेबल क्लेम। Registered. रजिस्टर्ड छोड़ो, क्या करना पड़ गया। एक्शनेबल क्लेम जी, क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? एनीवन? व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? कैन एनीबॉडी टेल मी? Unsecured debt. अनसिक्योर्ड डेट। और चलिए, बहुत सीधे से उसमें हम बता दें, बहुत संपत्ति। जल्दी 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 बता दें आपको। सपोज करिए कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज है, टेबल है, चेयर है, मेरे पास है, ये टेंजिबल एसेट्स है, ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज है, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टीज है। ये हमने जो है किसी को दिया तो हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वापस दीजिए। ठीक है, ये एक्शनेबल हो सकती है कि हमने किसी को दिया, किसी के पास से, सपोज करिए अब ये कौन है यार हमारी स्क्रीन पे सामने, अनसैया है, इनका एक बड़ा बिजनेस है, शी इज ए बिजनेस मैन। हम इनके बिजनेस गए, हमने कहा आपके यहाँ जो है शुगर मिलेगी, शुगर मिले? इनका क्या, यस सर मिलेगी। मैंने कहा तो आप ऐसे करिए, हमको 50 बोरी जो है शुगर की भेज दीजिए आप, 1 क्विंटल वाली। इन्होंने कहा ठीक है, हम 50 के पैसे इनको दे के आ गए। अब उसके बाद जो हमने 50 के पैसे इनको दे के आए, ये जो है भेज नहीं रही है। हमने इनको कॉल लगाया, वो अभी तक हमारी शुगर नहीं आई है। कह रहे, हाँ सर वो उसमें रखी है ना गोदाम में, हम गोदाम से उठवा देते हैं। तो ये जो हम डिमांड कर रहे, दिस इज एक्शनेबल क्लेम। बताएंगे कैसे एक्शनेबल क्लेम है। दूसरी बात, किसी भी टेंजिबल प्रॉपर्टीज को जो है ट्रांसफर लेना, किसी के जो किसी दूसरे की पोजीशन में उसको लेना, तो प्रॉपर्टीज 2 तरीके की होती है, तो टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। क्लियर है बात? जिसको छू के दे रखा जा सकता है और जिसको छू के नहीं दे रखा जा सकता।
छू के जिसको नहीं दे जा रखा जा सकता, इन विच द पर्सन शैल हैव द राइट ओनली, he has a right, he cannot touch his property but he has a right. Suppose हमारे पास जो है रोशी की कॉल आई, she was calling, sir do you have 10,000 rupees right now? मैंने कहा yes I have. सर ट्रांसफर कर दीजिए, हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। पहले सर 4 दिन बाद ले लीजिएगा, आज के ठीक 4 दिन बाद। 5वें दिन कॉल के मैंने कहा वो 10,000 रुपए की जरूरत थी, भेज। कौन से सर? मैंने कहा वो लिए नहीं थे तुमने मुझसे जब मैं क्लास ले रहा था उस टाइम पर 10,000 रुपया। कहने लगे अभी तो नहीं मेरे पास, आप 5 दिन बाद ले लीजिएगा। 5 दिन बाद फिर हमने कहा दे दीजिए, अभी हम कहने लगे नहीं है ही नहीं हमारे पास। कैन आई क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट फ्रॉम द रोशी? यस नो? Yes, sir. बोलिए क्या? से समथिंग। Yes, sir. सर अगर आपने दिए हैं, अगर कोई विटनेस है या एविडेंस है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई एविडेंस नहीं है उस बात का तो आपके पास कोई proof- 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए बाय ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन किया तो सर आप क्लेम कर सकते हैं सर। मुझे बताइए हो सकता है कि नहीं? हो सर सकता हो है। सकता है। ये एक्शनेबल क्लेम है। ये एक्शनेबल क्लेम कैसे? अभी पढ़वा देंगे कैसे एक्शनेबल क्लेम है। ये अनसिक्योर्ड डेट है, नो प्रॉपर्टी हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम मी, फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। आप कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दीजिए जब हम आपको देंगे। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं कहा। या अपनी स्कूटी रख दीजिए, कल हम आएंगे, हम अपनी स्कूटी दे देना, 10,000 रुपए ले लो, ऐसा भी नहीं कहा। तो व्हाट इज दिस? द राइट विच आई हैड अगेंस्ट द उर्वशी इज एन एक्शनेबल क्लेम। So actionable claim means a claim to any debt जो हमने दिया, any debt other than the debt secured by mortgage of immovable property or hypothecation or pledge of movable property or any beneficial interest in the property which the person shall have against the other person. The civil court may take such right as such issues in its consideration. क्लियर है बात? तो एक्शनेबल क्लेम क्या है? अनसिक्योर्ड डेट। पहला हुआ अनसिक्योर्ड डेट। तो जो उर्वशी को हमने दिया वो अनसिक्योर्ड था कि सिक्योर्ड था? अनसिक्योर्ड। Secure. कसम से सब बच्चे बोल लो, अदरवाइज छुट्टी पे चला जाऊंगा। You will not find the class. भरत, तजीन, अक्षा, क्या बात सब सही है? बात क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? सर Yes, बोला sir. तो मैंने अनसिक्योर्ड। अब जी सर। ठीक है, अनसिक्योर्ड है, पढ़ दो भाई। अब समझ आएगा इनको। Actionable claim. सर एक सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो 1 जुलाई 1882 को इन्फोर्स हुआ है। वे भाई पढ़िए। Actionable claim means a claim to any debt other than a debt बंद secured कर by दीजिए माइक mortgage में। of immovable. उर्वशी आ गई। Actionable claim means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession, either actual or constructive,
of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional, or contingent. जी, अब जरा देखिए, एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेट. The debt does not necessarily means by way of loan. लिख लेना. The debt must not be necessarily by way of the loan. It may be any form, a certain sum of money. For example, A has rented his house to B for a monthly rent of 15,000. After a span of the time, B is unable to pay the rent of last 6 months. A may ask from the B to give and to pay the rent. Whether the rent due on B can be claimed as an actionable claim. इससे अच्छा कुछ बोल दो तो और अच्छा लगेगा, मुझे पता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया कि Yes, क्यों? sir. जिसको समझ आया Yes. क्यों ये की Yes, बात है, sir. क्यों है ये Yes, डेट नहीं है, लेकिन 15,000 मंथली रेंट है. तो कहा कि एनी डेट अदर देन द डेट, ये तो है डेट होगा, लेकिन डेट डज नॉट नेसेसरीली मींस इट मस्ट बी बाय वे ऑफ लोन ओनली. It may include some other ascertained sum of money. right. फिर आगे, other than a debt secured by mortgage. 58 में अगर secured by mortgage of the immovable property है, simple mortgage, conditional mortgage, English mortgage, supervisory mortgage, anomalous mortgage, mortgage by deed, नहीं होना चाहिए. Secured तो नहीं होना चाहिए. Secured होगा तो actionable claim नहीं होगा. फिर कह रहा है कि और हाइपोथिकेशन पढ़ाएंगे. किसी को पता है व्हाट इज हाइपोथिकेशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन जो सपोज मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सर अगर कोई सिक्योरिटी रखते हैं तो हाइपोथिकेशन. मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि वो इटसेल्फ खुद ही रखी गई है, खुद ही एज ए डेट रखी गई है. फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक लेने गए ईएमआई पर आप बाइक लेने गए, आपने कहा, कहने लगे बाइक कितने की? उन्होंने कहा स्प्लेंडर प्लस है 90,000 की पड़ेगी ऑन रोड. कि ठीक है 12 मंथ की ईएमआई बता दीजिए. उन्होंने अप्रोक्सीमेटली आपको ईएमआई बता दी. तो मुझे बताइए वो ईएमआई आपने लोन के लिए सिक्योरिटी क्या थी? वो मूवेबल प्रॉपर्टी बाइक जो है वो एज ए बाइक कोलेटरल रखा है. प्रॉपर्टी है ना, कि वो कोलेटरल की तरह रखा गया है. जी क्लियर है व्हाट इज हाइपोथिकेशन? ठीक है. यस सर. और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मेरे घर में शादी है, माय नेटवर्क इज वेरी पुअर, आई एम आल्सो पुअर. नेटवर्क सही है अब? बीच में खराब हो गया था शायद. अरे वो 2 बीच में जीबी खराब हो रहा है. 2 जीबी खराब हो गया था, तो वो खत्म हो गया था, टर्न ऑन करना पड़ता है. आइए, बाय वे ऑफ हाइपोथेटिकल प्लेज. प्लेज मीन्स मेरे घर में शादी है,
मुझे लोन चाहिए तो मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं जाऊंगा बैंक, वो गहने रख के आ जाऊंगा, जाके पैसा ले आऊंगा। ये क्या है भाई? यही होता है प्लेज की नहीं? यस सर। नेक्स्ट पढ़िए आगे। प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन। इलिस्ट्रेशन क्या है? याद आया? अनसैया से कितनी कितनी बोरी हमने कहा था कि हमको दे दीजिए? कितनी बोरी का हमने डिमांड की थी? 50 बोरी। 50 बोरी। इन्होंने हमको 50 बोरी के लिए हमसे पैसे ले लिए, अब रख ली। हम कॉल कर रहे हैं, इनको दे नहीं रही हैं। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टीज, चीनी में, शुगर में मेरा इंटरेस्ट, एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ मी, मेरी पोजीशन में नहीं, इट इज ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। इट मीन्स the any beneficial interest in the property must be made by the buyer, and such person shall not have in the possession of the property. क्लियर है कि नहीं? either actually or constructively of the claimant which civil court recognize affording the grounds of the relief. ये ग्राउंड्स ऑफ द रिलीफ है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट क्लियर है? व्हाट इज अनसिक्योर्ड डेट? which I have Yes, paid, sir. या which the owner of the property claimed from the renter or the tenant. ये इलिस्ट्रेशन लिख लेना प्लीज। yes no. Second essential element, any beneficial interest in the property not in the possession of the claimant, either actually or constructively. Illustration क्या है? 50 bags of the sugar which is not in the possession of the buyer. The buyer may claim such property from the seller. Yes no? यस सर। और ऐसा जो डेट होगा वो कैसा हो सकता है? ये ऐसा डेट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्टेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। It must have the existence. A have give 10,000 rupees to B, and B has promises to refund the money after the span of 3 months. After the span of the 3 months, A has a right to claim such debt from B. Yes or no? Existent होना चाहिए, अक्रिंग होना चाहिए। ये अक्रिंग क्या होता है भाई? रुचि तुम्हें पता होना चाहिए ये अक्रिंग क्या होता है। एक्रूड इनकम। फ्यूचर डेट में Yes, sir. मतलब पे करते हैं, जो जो मनी होता है मतलब प्रेजेंट में ड्यू होता है, लेकिन मतलब उस टाइम ना देके फ्यूचर डेट में उसको पे करना। यस, समझे आप? एक्रूइंग। एक्रूइंग होता है द पर्सन विच हैव अर्न टुडे but yet not being paid, it has to be paid tomorrow or by any future date. Such claim, such debt, such thing, such amount is also comes under the definition of the actionable claim. For example, A is a servant in a particular company and his monthly salary is 10,000 rupees. The 10,000 rupees he has from 1st January to 31st January he has worked out, and the salary has not yet been paid in the month of the February. So claim from the salary, claim of the wages or the salary which has been earned but not paid is an actionable claim. जी क्लियर है बात?
सर इसको हिंदी में समझा दो। हिंदी में अक्षय ने बहुत शानदार लफ्जों में कहा कि वो इनकम, वो चीज, वो मनी जो आज आपने कमा ली लेकिन आज आपको नहीं मिली, वो आपको आने वाले दिनों में मिली। सपोज आपके यहाँ एक मजदूर है, उस मजदूर ने आपके घर में आज काम किया 10 तारीख में, कल 11 तारीख में काम किया, ना तो आपने 10 तारीख के पैसा दिया ना 11 का दिया, आपने कहा कि हम अगले महीने में देंगे, तो उस क्लेम को, उस डेट को वो आपसे मांग सकता है, जो फ्यूचर में दिए होता है। कमा तो आज लिया लेकिन देना फ्यूचर में, इसको कहते हैं अक्रिंग डेट। क्लियर है? यस सर। सर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था मैं। सर यस। एक्समूवेबल क्लेम जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो नहीं मांग सकते? क्या? एक्सलेमल क्लेम जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो नहीं होगे? और कहीं पे होगी? मूवेबल डेट नहीं होना प्रॉपर्टी। चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे डेट नहीं। वो जो आपके यहाँ किराएदार रह रहा था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है कि किस पे है? डेट यस सर। सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंडीशनल। व्हाट इज कंडीशनल? सर आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ द सर्टेन कंडीशन, जो मतलब सम ऑफ मनी होता है उसको बाद में मतलब पे करते हैं। मतलब जो मनी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद दी जाती है। ठीक है? सपोज ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू द डेट इफ यू विल मैरी आफ्टर 1 month टू द सी। ए बी से कहता है कि आई विल, ए जो है बी के फेवर में प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है और कहता है कि इफ यू विल मैरी टू द सी आफ्टर 1 month आई विल गिव यू द 10,000 है, जितने का भी प्रोमिसरी नोट है। तो बी यहाँ एक्शनेबल क्लेम कर सकता है आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। यस नो? यस सर। और Yes, sir. कंटेंजेंट होता है which depends on the happening and non-happening of the future uncertain event। जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, ऐसा डेट, ऐसी मनी, ऐसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को भी लिया जा सकता है। क्लियर? जरा मेरा आज वो नहीं खुल रहा, वरना आपको जो है वो भेज थे, क्या करें, और उसी को भेजते हैं तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो मुझे आज नए तरीके से थोड़ा चाह रहे थे हम पढ़ाना। यहाँ भी नहीं आ रहा, सही से आ रहा है, नहीं आएंगे, छोड़ दो। ठीक है? क्लियर है? देखिए, some examples are of the actionable claim। एक्शनेबल क्लेम के कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या क्या एग्जाम्पल है वो? एरियर्स ऑफ रेंट, रुक सॉरी, जाइए, मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। नंबर 1 लिखिए जरा। व्हाट आर एक्शनेबल क्लेम्स? नंबर 1, अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट मस्ट बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। सेकंड, beneficial interest in the property, not in the possession of the claimant। beneficial interest in the property, not in the possession of the claimant। याद आया कौन से वाला है ये? थर्ड, एरियर्स ऑफ द रेंट। एरियर्स ऑफ द रेंट, एरियर्स ऑफ द रेंट समझ आ रहा है? व्हाट इज इट?
Yes, sir. ये बताएं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस अलाउंस पेबल इन फ्यूचर। मेंटेनेंस अलाउंस पेबल इन फ्यूचर। नेक्स्ट, शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, क्लेम फॉर अर्नेस्ट मनी। क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, मतलब कि जो आपने कुछ मनी एडवांस दी है उसको क्लेम करना है। मनी, क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी। मनी ड्यूज अंडर इंश्योरेंस पॉलिसीज। मनी ड्यूज अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। फिक्स्ड डिपॉजिट मनी। फिक्स्ड डिपॉजिट मनी। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट मनी। नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेन क्लेम फॉर अनपेड डावर। मुस्लिम वुमेन क्लेम फॉर अनपेड डावर। is unsecured debt. Is unsecured debt. Hence, it is actionable claim. केस कौन सा है भाई? मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। क्लियर है बात? यस नो? Yes, sir. व्हाट आर नॉट एक्शनेबल क्लेम? क्या एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल नहीं है? देखिए जल्दी जल्दी, क्या क्या एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल नहीं है? सिक्योर डेट हो ही नहीं सकता, ये तो एसेंशियल कंडीशन है। सिक्योर डेट। क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट। क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट। क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट। क्यों मीन प्रॉफिट? क्यों? क्योंकि मीन प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड विच इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। यस नो? सीपीसी में बताया था ना मीन प्रॉफिट क्या होता है। नेक्स्ट, कॉपीराइट एक्शनेबल क्लेम नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू रिकवर डैमेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A debt ordered in decree. A debt ordered in decree. ये एक्शनेबल क्लेम नहीं सकते सब। मुझे जरा बताइए एक्शनेबल क्लेम में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बताइए भाई कोई। सर वो हाइपोथिकेशन वाला मेरे समझ नहीं आया था। हाइपोथिकेशन वाला है कि अगर तुम स्कूटी लेने जाती हो ईएमआई पर, तो आप स्कूटी लेने के लिए कुछ डाउन पेमेंट किया जाता है। ईएमआई जब करते हैं तो सपोज आपकी स्कूटी 80,000 की, आप 10,000 लेके गए कि 10,000 हम डाउन पेमेंट कर देंगे और 70,000 की आप हमको ईएमआई बता दीजिए कितनी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी आपकी ईएमआई इतने रुपए की, कोई फीस अमाउंट बता दिया आपको। ठीक है, तो अब आप कोई स्कूटी वो दे रहे हैं तो भाई आप क्या प्रॉपर्टी रखेंगे? कुछ तो रखेंगे ना जब आप स्कूटी दे रहे हो। तो स्कूटी खुद ही जो है वो सिक्योरिटी रखी जाती है। समझ रहे हैं? स्कूटी ही सिक्योरिटी होती है अगेंस्ट द
पेमेंट ऑफ द डेट, इसको ही हाइपोथिकेशन कहते हैं। क्लियर है? जी सर। अब आ जाइए नेक्स्ट। क्या बचा भाई नेक्स्ट? शादियां बहुत चल रही है, क्या बात है। नेक्स्ट है नोटिस। एक्शनेबल क्लेम पूरा मेंस में क्वेश्चन आता है, नोटिस भी मेंस में क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोटिस? व्हाट इज एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस? What do you understand by the notice? What is actual notice and constructive notice? Notice क्या होता है? What is notice? Sir, notice means knowledge or information of a fact. Notice means है knowledge और information of a fact. बहुत शानदार बात। Notice means a knowledge or a information of a fact. फैक्ट की नॉलेज होगी या फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दो चीज होंगी, इसी को नोटिस कहते हैं। इस दो तरीके के होते हैं, या तो एक्चुअल नोटिस होगा या कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। एक्चुअल नोटिस होता है कि जहां पर्सन जो है, द पर्सन शैल हैव द डेफिनेट नॉलेज अबाउट द फैक्ट। अब तजीन जो है, सपोज तजीन जो है फरतनाज से एक वो करती है, एग्रीमेंट करती है। फरतनाज कहती है कोई घर है यहाँ पर आपके यहाँ? कहने हाँ हाँ, ये मेरा जो ये मेरे बराबर में मेरा ही घर है, और इसको हम आपको सेल कर देंगे 20 लाख रुपए में। अब फरतनाज गई, फरतनाज ने देखा वो तो लगा हुआ है इश्तियाक अहमद का, इनके अब्बा का नाम तो इम्तियाज अहमद है, तो बराबर है। समझ रहे हैं आप? एक्चुअल पोजीशन में इश्तियाक अहमद की है, तजीन रजा बेच रही है। अब जो है इनको ये नॉलेज तो है, ये तजीन का नहीं है, उसके बाद भी ये तजीन से ले लेती है। तो बताइए वेदर फरतनाज हैज अ नोटिस दैट the owner of the property is not Tazeen or Imtiaz Ahmad but is Ishtiyaq Ahmad? बताएं। नो सर। है भाई, ये नॉलेज सर, बहुत मानी जाएगी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस हुई ना ये। तो तुमने पढ़ी रखा है तो पढ़ क्यों रही हो फिर? नहीं सर, थोड़ा सा तो रिवाइज करेंगे, पिछली बार आपने बहुत झाड़ा था। हैं, समझ रही हैं आप? अभी इनके घर गई, कोई और रह रहा है, एक्चुअल पोजीशन में किसी और के है, वो इनको बेच दे रही है, ये बिना जाने बिना देखे उसको खरीद ले रही है। ये नोटिस माना जाएगा कि इनको नोटिस है। समझ गए आप? वैसे ही एक्चुअल नोटिस मीन्स when the person has a definite knowledge about the document। जब कोई पर्सन किसी को डेफिनेट नॉलेज है उस डॉक्यूमेंट की, उस फैक्ट की, तो माना जाएगा कि उस पर्सन के पास एक्चुअल नोटिस था। एक्चुअल नोटिस का मतलब होगा इन राइटिंग। नेम प्लेट किसी और की लगी हुई है, समझ रहे हैं आप? नेम प्लेट लगी हुई है तजीन, सपोज करिए कि किसी और की नेम प्लेट लगी हो, उसके बाद भी ये कह रही है नहीं नहीं तो तजीन का ही है, नेम प्लेट किसी की भी, ये एक्चुअल नोटिस है। यहाँ ये नहीं डिनाई कर सकती कि सर I had not a notice relating whether the property belongs to Tazeen or the person any other else। नहीं, क्लियर है? She must have the express knowledge। express knowledge थी उसको
मकान किसी और का है, कोई और के पोजीशन में है, बोर्ड लगा हुआ है एक्स का, एक्स की प्रॉपर्टी है, वाई कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं, एक्स का नाम है, एक्स की प्रॉपर्टी तो एक्स की है। शी कैन नॉट डिनाई about the fact that the property does not belong to X, but I had the knowledge that such property belongs to the Y. Actually माना जाएगा कि she had knowledge, पता था इनको, expressly इनको नॉलेज थी, उसको ये डिनाई नहीं कर सकती, and she is bound by such a notice, ऐसे नोटिस से बाउंड होंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ये तो चलो एक्चुअल नोटिस की बात हो गई। कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट it is not the principle, but it has been based on the principle of the equity. Constructive notice is based on the principle of the equity. It means the court shall presume upon proving of the certain fact that the person shall have the knowledge relating to the fact. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताएंगे अभी कैसे कैसे, थोड़ा सा टेक्निकल है। ए के पास एक लेटर आता है जो बी भेजता है, ए उस लेटर को लेने से मना कर देता है। ए हैज रिफ्यूज टू टेक द लेटर सेंड बाय द बी, a letter which is sent by the B refused by the A to take such letter. ऐसा लेटर लेने से मना कर दे, why? मना क्यों कर दिया? वो नहीं चाहता कि वो लेटर ले। अब जो है when such question relating to the contents of the fact, contents of the letter is in question, जब सुनिएगा बहुत गौर से, जब उस लेटर का कंटेंट क्वेश्चन में होगा बिफोर द कोर्ट, ही कैन नॉट डिनाइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर दैट आई हैड नो नॉलेज रिलेटिंग टू द फैक्ट, विलफुल एक्सटेंशन, जानबूझ के आपने मना किया। उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है, जो आप रेंट जो है आप बी को दे रहे हैं, बी इसका मालिक नहीं है, मालिक कोई और है। विलफुल एक्सटेंशन, जानबूझकर उसको छोड़ देना, इस बात का वो होगा कि आपको नोटिस था। अब आप इस चीज का जो है डिफेंस नहीं ले सकते कि सर आई वॉज अनअवेयर, क्योंकि क्या है, व्हाट इज इट, इट इज विलफुल एब्सटेंशन। चलिए लिख लीजिए पहले थोड़ा थोड़ा, वरना आप लोग कहेंगे कि भाई पढ़ लो भाई नोटिस क्या होता है, तभी वहीं से बता दे। A person is said to have notice of a fact when he actually knows the fact, or when he actually knows the fact, actual notice, definite knowledge है, definite knowledge है कि मकान एक्स का है, वाई का नहीं। नेक्स्ट, or when, but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made, or gross negligence, he would have known it. is a notice. A person is said to have the notice of a fact when he actually knows it. Whether he has the information or knowledge of the fact, and definite knowledge of the fact is actual notice, or when he willful abstaining from himself from inquiry or searching। अब उनको इंक्वायरी और सर्च का टाइम मिला था,
कि लेटर में एक बार वो देख ले कि लेटर की बात क्या है, जान पूछ कर उन्होंने लेटर नहीं लिया, तो कोर्ट मान लेगी कि इनको कंस्ट्रक्टिव, देखिए एक्चुअल तो नहीं मिला लेटर, एक्चुअली तो नहीं जानते थे वो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो रेंट बी ए को दे रहा है उसका मालिक ए नहीं है सी है, लेटर में यही बताया गया सी के द्वारा, तो अब जब सी जो है बी से क्लेम करेगा कि आप जो है रेंट हमको दीजिए, हम मालिक हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सर हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो उतना भी उनको दे दिया। यस नो? सरस सना, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट विलफुल एब्सटेंशन। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, mere negligence in the transferring of the property or where any person having the mere negligence in the transferring of a property by way of the instrument or by any other ways, it does not affect the transfer. But when he has a gross negligence, such negligence come into effect. वो ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए पर्सन की तरफ से, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि उनको इस बात की नॉलेज थी, ठीक है, विच वुड हैव नोन टू इट, जो उसको जान लेना था। तो जरा आप लिखिए, एक दो लाइन लिख लीजिए, फिर आपको आगे बताएं। लिखिए, अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोन इट, जब वो एक्चुअली उसको जानता है। वेयर अ पर्सन हैज अ नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट, where a person has a knowledge of any fact, it may be proved, that under the circumstances, he must have knowledge of that fact. ठीक है, क्लियर है बात? एक्चुअल नोटिस लिखिए जरा, एक्चुअल नोटिस, व्हाट इज एक्चुअल नोटिस लिखिए जरा, दो लाइन। एक्चुअल नोटिस मींस डायरेक्ट और एक्सप्रेस नॉलेज, और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट, actual notice is a matter of fact. Actual notice is a matter of fact when a person has actual notice of a fact, or not, can itself be proved or disproved on the basis of other certain facts. Requisites of actual notice. Actual notice के लिए essential conditions क्या क्या है? What are the essential condition for actual notice? Number 1 लिखिए, the knowledge or information must be definite होनी चाहिए। नेक्स्ट,
knowledge or information about the fact must relate to the transaction in question. Must relate to the transaction in question. ठीक है, जो ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन है उससे रिलेट करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन क्या है कि जो घर है वो एक्स का है कि वाई का, उसकी इंफॉर्मेशन उसको थी, उसको नॉलेज थी। वाई जो ट्रांसफर कर रहा है वो वाई का मकान नहीं है, ये एक्चुअल नोटिस माना जाएगा। क्लियर है? व्हेन डॉक्यूमेंट स्पीकिंग इटसेल्फ, जब डॉक्यूमेंट अपने आप में बोल रहा है, अपने आप बता रहा है। क्लियर है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिख लीजिए एक लाइन में जल्दी से। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस is based on equity. Doctrine of constructive notice is based on equity. Where a person actually does not know anything about the fact, but the court treats that under the circumstances he must be deemed to have knowledge of the fact, a notice is said to be a constructive notice. समझ रहे हैं? देखिए, एक्चुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन है जहां पर कोर्ट मान लेगी कि उनको नॉलेज थी। विलफुल जो एब्सटेंशन किया उसमें कोर्ट मान लेगी कि उन्होंने जो विलफुल एब्सटेंशन किया उस विलफुल एब्सटेंशन में उनको नॉलेज थी। जरा लिखिए, एक इलस्ट्रेशन लिखिए। ए रजिस्टर्ड लेटर, a registered letter was sent by landlord, a registered letter was sent by landlord to A, landlord A to B, his tenant B refuses to take delivery of the letter. B refuses to take the delivery of the letter. Full stop. B has constructive notice of the contents of the fact or letter. Contents of the letter. B has constructive notice of the contents of the letter because he willfully abstained from knowing its contents. Because he willfully abstained from knowing its contents. जानबूझकर उसने खुद ही तो अपने आप को रोका है। इन्हें एक मकान मालिक ने उसको भेजा था, उसकी मर्जी है, वो देख लेता कि पता नहीं क्या, वो जो भी उसमें होगा, अगर वो कह रहा है कि ये मकान उसका नहीं है, ये मकान मेरा है, वो सब माना जाएगा कि उनको नॉलेज थी, बिकॉज ही हैज willfully abstained himself from knowing the fact. क्लियर है बात? तो जरा लिखिए टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के टाइप्स क्या हैं? नंबर वन, willful abstention from इंक्वायरी और सर्च लिखा है नोटिस में, हमने बताया अभी willful इंक्वायरी। क्लियर है बात? यस नो?
क्या बोले Next. सर लास्ट वाला? देखो डेफिनेशन में लिखा है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम नोइंग द फैक्ट, फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च। ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंट्स टू नोटिस, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब सपोज वही बात आ गई, ए हैज प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ पीस ऑफ लैंड टू बी and B has negligently inquired into a fact whether a piece of land belongs to A or not. A जो है B को एक लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, B उसको खरीदना चाहता है, लेकिन B ने जानबूझकर ये उसकी जो है इंक्वायरी और सर्च नहीं किया कि क्या लैंड जो है B A से बिलोंग करती है नहीं। He does not have ratifies whether A has title of the property or not. इसको कहा ग्रॉस नेग्लिजेंस। कोर्ट ने माना कि ग्रॉस नेग्लिजेंस और ये नोटिस था। नाउ द पर्सन इज बाउंड बाय द नोटिस। ठीक है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन अमाउंट्स टू नोटिस। फोर्थ, actual possession amounts to notice. Fifth, notice to agent. Notice to agent. Willful abstention clear? Yes, sir. Gross negligence clear? Yes, sir. Third, registration. क्वेश्चन पूछा जाता है whether registration of the property amounts to notice or not. Whether registration of property amounts to notice or not. So before the amendment of 1929, 1929 के अमेंडमेंट से पहले जो है registration was not amounts to notice. Where any document or any transfer or any document required by law to be registered before 1929, it was not amounts to notice to the person. वो नोटिस नहीं था, रजिस्ट्रेशन was not a notice to the person, उसको नोटिस नहीं माना जाता था। therefore Privy Council in Tilakdhari Singh versus, have you heard the case? Tilakdhari Singh versus Khedan Lal. Tilakdhari Singh versus Khedan Lal. The Privy Council has held that the registration of the document, Privy Council has held that registration of the document does not amount to notice. Does not amount to notice. But after the amendment of 1929 in the TPA, Transfer Property Act, three explanation has been added. Three explanation has been added, which provides, number one, registration amounts to notice. Registration amounts to notice. It provides that, लिखिए इसी में, it provides that, registration amounts to notice में लिखना है. It provides that if any document is required by law to be registered, then if any document is required by law to be registered, then registration of document
then registration of document amounts to knowledge. Sorry, amounts to notice. Hence, this explanation has overruled the decision of the Privy Council given in Tilakdhari versus Khedan Lal case. Tilakdhari Singh versus Khedan Lal case. क्लियर है? लिखा कि नहीं? Yes, sir. Next explanation. Actual possession amounts to knowledge, amounts to notice. Actual possession amounts to notice. अगर where any person is actually possessed the property, it amounts to notice. ये भी नोटिस माना जाएगा. किसी एक पर्सन की पोजीशन में है तो नेक्स्ट. थर्ड, नोटिस टू एजेंट. नोटिस टू एजेंट माना जाएगा कि जो नोटिस एजेंट को दिया गया है सेम नोटिस प्रिंसिपल को भी पता है. लिखिए जल्दी से इसमें. अच्छा, इट इज दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम. एनीवन नोस? QUIQ facet per alien. Q facet per alien. Vicarious liability. Q facet per alien. Facet per se. Q facet per alien. Facet per se. Notice to agent equivalent to notice to agent equivalent to notice to principal. Notice of effect to agent amounts to constructive notice to his principal. Amounts to constructive notice to his principal. Principal cannot deny the fact of the notice which was tendered to the whom? Agent. जी बताइए, क्लियर है? Yes, sir. वेदर अच्छे केस है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मुझे याद आ गया. वेदर द फैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस कैन बी रिब्यूटेड. रिब्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. केस लिखिए. हैबिट वर्सेस लूज मोर. हैबिट HEWIT हैबिट वर्सेस लूज LOOSE लूज MORE मोर. एक हमारे साथ लड़का पढ़ता था पहले तो MORE को कहते था मोरे. हंसी मत, सब ऐसे ही थे हमारे साथ. 4th या 5th में था मैं तो लिखा लाल, तो वही लड़का कहता है लाले. हिंदी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मजबूत थी हमारी. लिखिए. हाँ लाले. चलिए नेक्स्ट. इन द हैबिट वर्सेस लूज मोर, constructive notice has been regarded as such definite and strong notice as cannot be rebutted. As
कैन नॉट बी रेब्यूटेड। जी बताएं, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से, क्लियर है? Yes, sir. सेक्शन 4, सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is supplementary to the Transfer of Property Act. Indian Contract Act is supplementary to the Transfer of Property Act. क्लियर है बात? सप्लीमेंट्री होगा। और हमने कल बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोड को लीगली उसको मजबूत करने का जो काम किया है वो कोड ही नहीं था जब तक कि उसको जो है टीपीए नहीं बन गया। क्लियर है? अब आ जाइए चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपको लेकर आज थोड़ा सा वो दिखाते हैं हम। जौहर अब आप आ जाइए, कोई नहीं, चलिए देखेंगे। सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? तो हमने पहले ही दिन कल पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन, देयर मस्ट बी एन intervivus transfer between the two living person. It is the basic and mandatory object. It was the objective of the Transfer of Property Act. There must be an intervivus transfer. चैप्टर 2 बताइए। आपकी तो सेवा कम ले रहे हैं आजकल, हम पढ़िए। Chapter 2 of transfers of property by act of parties. Section 5 Transfer of property defined. In the following sections, transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons. And to transfer property is to perform such act. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स an act by which a living person conveys a property either in present or in future. Living person transfers a property either in present or in future. Suppose I would have make a statement to any one of you, suppose to Tazim, I will transfer you the property which would I have in the year of 2025. ये मतलब इसका यहाँ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये। टेल मी। तज़ीन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आई वुड ट्रांसफर यू द प्रॉपर्टी विच आई वुड हैव इन द ईयर ऑफ 2025. आई डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी राइट नाउ, बट आई एम professing to transfer you the property which is not in the existence. Whether can I make such property? अच्छा, अब समझ में आया जब एलोबरेट किया। सिंगल लाइन में तुम्हें भी समझ में नहीं आया? सर समझ आया था, सर आया था। ठीक है, नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता ऐसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर? व्हाई? द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। फ्यूचर में मेरी जेब में 500 रुपए है, मैं तज़ीन से कहता हूँ इफ विल
become a judge, I will give you the 500 rupees. ये सही है ट्रांसफर? हो सकता है? हो सकता है, बट उस प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यही मतलब है यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे क्या कह रहे हैं? टू वन और मोर other living person, whether under the definition of the living person, corporation, incorporation and incorporated companies are included or not. Yes, sir. Included, sir. Included है। पैरा 2 में दिया हुआ है। पैरा 2 जो है बाद में अमेंड किया गया है, बाद में ऐड किया गया है। इट वाज नॉट ओरिजिनली देयर। तो कहा गया है कि जो 1 और 2 लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ऑल्दो द कॉर्पोरेशन और द कंपनीज। आगे क्या कह रहा है? Or to himself, how a person can transfer property to himself? सर वो डिफरेंट कैपेसिटी में कर सकता है। For example, सर जैसे कि आपने एक ट्रस्ट बनाया, अब आपने क्या उसमें बनाया? अपने आप को, आपने एक ट्रस्ट बनाया हाँ, और उसमें आपने अपने ही कोई ट्रस्टी बना लिया, तो मतलब आपने डिफरेंट कैपेसिटी में ट्रांसफर कर दिया ना। अच्छा, तो ऑनर और ट्रस्टी एक आदमी हो सकता है? यस सर। तो सही है, याद रखना। बाय मेकिंग अ ट्रस्ट, where a person has made a trust, has created a trust, and by creating a trust in the different capacity, he has made the trustee in the trust. He may transfer such property to such trustee. 2-3-4 ट्रस्टी बनाए, खुद को भी ट्रस्टी बनाए तो भी ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, बस 1 और मोर लिविंग पर्सन। तो बताइए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है? बाय एन एक्ट विच, कैसा एक्ट होना चाहिए? बाय 1 लिविंग पर्सन टू द अदर लिविंग पर्सन। इट मे बी मेड, existing property can be transferred in present or in future. थर्ड क्या कह रहा है कि टू another living person or to himself. क्लियर है बात? सेक्शन 5। यस सर। अच्छा, जब सेक्शन 5 आप कह रहे हैं कि सही बात है 1 लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, तो सपोज, अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, एक दादा है, ग्रैंडफादर है, उनके एक बेटा है एक्स के कोई औलाद नहीं है, ही इज इशूलेस राइट नाउ, लेकिन कुछ साल के बाद, 1 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ, जेड नाम का एक बेटा हुआ। तो वो दादा चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी वो जो है जेड को ट्रांसफर कर दे। कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं। सर लाइफ इंटरेस्ट बना लेंगे। किसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बना देंगे? सर बेटे के, उसके बेटे के, मतलब अपने बेटे के उसमें बनाएंगे, फिर वो उसको अपने ट्रांसफर कर बेटे देगा के। जब वो एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। रजीन, तुम क्लास क्यों कर रही हो? सर अभी आपको जेट तो आ गया है ना जेट। मुझे तो मसला हमेशा रहेगा। अब तुम्हें पता ही है, जब किसकी बात कर रहा हूँ ये मैं, सेक्शन 13, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न पर्सन के फेवर में अगर कोई पर्सन जो है ट्रांसफर करना चाहता है, he has to make an absolute interest in favor of the unborn, and such transfer shall not be defeated by the provision of section 5. He may by law make a prior interest in favor of some living person. Some living person के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली द अनबोर्न shall get the vested interest in the property absolutely at the time he took the property, not at the time when he got the majority. क्लियर है बात?
वेदर लिखिए व्हाट आर नॉट what transactions are not transfer of property under section 5. सेक्शन 5 में क्या क्या जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है. नंबर 1 पार्टीशन. पार्टीशन is not a transfer of the property in कौन सा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी? खुशी रोकड़ चंद वी एन वर्सेस शरीन वर्सेस श्रीमती राज वी एन शरीन वर्सेस अजीत कुमार. यही है लीडिंग केस. वी एन शरीन वर्सेस अजीत कुमार. In this case, court has held that transfer of property act shall not apply on the partition. लेकिन जो मैं बताई थी सर वो नया केस था. नहीं, हमने 2009 नया का है. लीडिंग पूछेंगे. हाँ फिर तो ठीक है. वीएन सभी भी है. because in partition there is no transfer of an interest. In partition there is no transfer of an interest but only the relocation of the share. नेक्स्ट देखिए फैमिली सेटलमेंट्स भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है. रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर. क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट एंड लास्ट चार्ज. ये ट्रांसफर नहीं है. रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर बहुत पूछा जाता है, पार्टीशन पूछा जाता है, ईजमेंट भी पूछा गया है और चार्ज तो बहुत ही बात है. चार्ज because charge is not created by the act of the parties, it is enforceable by the operation of the law. क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच. हम कल मिलेंगे फिर अपने यूजुअल टाइम 9 बजे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज सर. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. थैंक यू सर. Please leave the class. Sachin, please leave the class.